हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली हिंदू एनालिसिस। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, एक तो इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो है, उसके बाद हमारा है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे डीमोनेटाइजेशन के, क्या वो अचीव हुए हैं। जो पटिशनर्स हैं उनका कहना ये है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन ड्राइव है यही आरबीआई एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि आरबीआई एक्ट वैलिडेट करता है पैसे को। तो अगर एक नोट जिसको आरबीआई एक्ट ने वैलिडेट किया हुआ है कि इसकी वैल्यू 500 है, इसकी वैल्यू 1000 है, तो आप रातों रात उसे बंद कैसे कर सकते हो। थर्ड, उसके बाद है विद रिस्पेक्ट टू 66A ऑफ आईटी एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वाले केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, उसके बारे में ये है, तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एंड लास्टली आईआर के अंदर हमारे पास है कि पुतिन कह रहे हैं कि रशिया जो है नॉर्ड स्ट्रीम 2 चालू करके गैस प्रोवाइड कर सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनको अब विंटर्स के कारण क्राइसिस महसूस हो रहे हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, इसको हमने समझना है। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुडे। तो आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो डोंट माइंड द वॉइस, राइट। तो अगर हम आज के एमसीक्यू की बात करते हैं तो वो है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट विच एम्स टू प्रोवाइड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा पंचायती राज जो है वो आता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, स्टेट इलेक्शन कमीशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशंस। आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। 1, 1, 2, 1, 2, 2 and 3 और या 1, 2, 3। 73rd अमेंडमेंट है, हमने बहुत बार किया हुआ है। हमने इसके अंदर ZA वाले सारे आर्टिकल्स करे थे जिन लोगों ने मेरी पॉलिटी की क्लासेस लगाई हैं। तो इट्स अ फेयरली इजी क्वेश्चन। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो महंगाई दर हमारी और ज़्यादा बढ़ के आई है, तो हमारा 7% से 7.41% का इन्फ्लेशन जो है वो आया है। तो अगेन हमारा इन्फ्लेशन जो है वो अप्रैल के बाद अब सितंबर में बढ़ा हुआ आया है। अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट 8.5% आया है, अगेन जो कि बहुत ही हायर स्टांस के ऊपर है। और जो आरबीआई ने कहा था हमने प्रोजेक्शन 6% पे रखना है, और आपको पता है कि हमारा जो एम होता है वो 4% होता है, ±2%। तो हायर साइड होता है 6%। तो हायर साइड से हम 1, 1.5, 2% जो है वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रिटेल इन्फ्लेशन ऑल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू फूड इन्फ्लेशन ऑल्सो। तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया कि हम अभी भी इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो 7.1% से इंक्रीज़ होकर 7.6% हो गई है, और जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ करके 7.27% हो गई है 6.72% से। तो ये नेशनल स्टैटिकल सर्वे जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन का ही आया है। इसके अलावा वेजिटेबल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है 10 से 11% की, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग सब्जियाँ। जो इन्फ्लेशन है विद रिस्पेक्ट टू फूड ऑल्सो, विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेबल्स ऑल्सो, वो भी हमें इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। अब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आरबीआई जो भी अगर इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ाता है, ठीक है, सपोज करो दिसंबर में फिर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, उसमें फिर से आप ½ % जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, तो भी शायद हमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा इन्फ्लेशन में, क्योंकि हम देखें तो 9 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 6% से ज़्यादा, मतलब कि जो आपका अपर सर्किट है 4% ±2%, तो 6% अपर सर्किट हो गया। तो अपर सर्किट से भी ज़्यादा आपकी इन्फ्लेशन रह रही है, वो भी पिछले 9 महीनों से। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक जो है चीज़ें हैं, और अर्बन एरिया से ज़्यादा ये ख़त्म करती है रूरल एरियाज़ के लोगों को, क्योंकि उनकी पैसे की वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाती है, प्लस पैसे की क्वांटिटी भी वहाँ पे कम है। अर्बन एरियाज में तो चलो बंदे के पास 100 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं या वो ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन सेम कैन नॉट बी सेड फॉर अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन द रूरल एरिया। तो इसी के ऊपर जो ऑथर हैं उन्होंने अपनी चिंता जो है जताई है। और अगेन जो हमने स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, यानी कि स्टैगनेंट इकोनॉमी बट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, तो कहीं ना कहीं उस तरह की सिचुएशन भी जो है यहाँ से क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमी तो आपकी स्टैगनेंट हो ही रही है जब आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है उस रेशियो के अंदर, और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो दोनों तीनों इश्यूज़ हैं ये हमारे GS3 के इश्यूज़ हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी हमारी GS3 का है कि किस तरीके से एक सेंट्रल बैंक, आप कह सकते हो कि चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है जिसको हमने डिस्कस किया।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है डीमोनेटाइजेशन को लेकर के। तो आपको पता है कि डीमोनेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर करा था कि 500 और 1000 के नोट 2016 के अंदर जो है वो बंद कर दिए गए। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास मैटर जो है पेंडिंग है कि ये जो एक्ट है ये गलत था एंड इट वाज अगेंस्ट द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट जो है वो किसी भी चीज़ को वैलिडेट करता है, किसी भी पैसे को वैलिडेट करता है, तो आप आरबीआई एक्ट के अगेंस्ट जा करके आपने इस तरह का ऑर्डर जो है वो पास किया। आप एक फिक्स टेन्योर के अंदर ये नहीं कह सकते 500 और 1000 के नोटों की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लॉ पॉइंट्स पे जो बहस है वो चली रही थी, लेकिन साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जो जस्टिस हैं उन्होंने ये भी बोला कि क्या जो गवर्नमेंट ने एम्स बोला था कि हम डिमोनेटाइजेशन से करप्शन कम कर देंगे, नकली नोटों को कम कर देंगे, या नकली नोट जो है मार्केट में सर्कुलेशन में वो सारे के सारे जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्या वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए या नहीं हो पाए। You may not be able to undo something that has happened, but whether in future such power can be exercised or can be looked into, ये क्वेश्चन जो था वो फ्रेम किया कि आप जो कर चुके हो 2016 में, जिसमें लोगों की मृत्यु भी हुई, लोगों का नुकसान हुआ, वो तो चलो हो गया, लेकिन क्या अब प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप फ्यूचर में इस तरह का कदम उठाते हो तो क्या वो लीगल होगा या वो आप कदम उठा ही नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस इंस्टांसेस की, तो जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने ये भी कहा कि डीमोनेटाइजेशन 1946 में और 1978 के अंदर हुई थी, लेकिन दे वर इम्प्लीमेंटेड थ्रू सेपरेट एक्ट्स दैट वर डिबेटेड इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी, उसके बाद जो है काम किया गया था डिमोनेटाइजेशन का, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि आप रातों रात सब कुछ करो, लेकिन यहाँ पे तो यार रातों रात एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये काम जो है वो कर दिया गया। तो गवर्नमेंट को इस तरह की तानाशाही वाली जो पॉलिसीज़ हैं या तानाशाही वाला कदम उठाने से रोकना कोर्ट्स की जिम्मेवारी। एंड एज फार एज डाटा इज़ कंसर्न, तो डाटा के हिसाब से जो कह रहे थे फेक करेंसी पकड़ी जाएगी, तो 0.0027%, आप देख सकते हो बहुत ही मीगर अमाउंट है, मतलब आधा परसेंट भी नहीं है। 0.0027% सिर्फ फेक करेंसी जो थी वो आइडेंटिफाई हुई थी, बाकी सारी की सारी जो करेंसी थी वो बैंक्स में चली गई थी। तो लोगों ने बाय हुक और बाय क्रुक जो है नोट भी बदलवा लिए थे, बैंक्स को भी पकड़ा गया था जो कि जो है ये नोटों के बदलाव में जो है इन्वॉल्व हो रहे थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चली हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या फैसला देती है कि क्या इस तरह का एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करना रातों रात टीवी पे जा करके वो एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के हिसाब से या पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के हिसाब से वैलिड था या नहीं था, और जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन क्या आगे ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 66A IT एक्ट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 66A IT एक्ट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक सेक्शन है 66A, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा था कि इसको जो है आप स्क्रैप कर दो बिकॉज इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट्स फ्री स्पीच। ठीक है जी, और ये कहा गया था श्रेया सिंगल केस में 2015 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, आपको प्रीलिम में फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। IT एक्ट जो है बेसिकली लीगल रिकग्नाइजेशन देता है उन ट्रांजेक्शन्स को जो कि ई कॉमर्स में दी जाती हैं, और साथ ही साथ अगर कोई साइबर क्राइम करता है तो उसको पनिश भी करता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है। लेकिन जो 66 है उससे पुलिस जो है अरेस्ट करने लग गई थी लोगों को अगर उन्हें लग रहा था कि वो ऑफेंसिव या मेनेसिंग या कोई अनॉइंस या इनकन्वीनियंस कॉज करने वाली स्टेटमेंट्स ऑनलाइन लिख रहे हैं या दे रहे हैं, जैसे ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सो ऑन। तो उसके अंदर जो है पनिशमेंट्स भी इन्वॉल्व थी। अगर आप जो है कोई मैसेज सेंड कर रहे हो कंप्यूटर रिसोर्स से, ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर आपका मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, और 3 साल तक की जेल की सज़ा भी थी। तो इसके ऊपर जो है कोर्ट ने कहा था कि ये जो है टोटली गलत है, और ये जो है बेसिकली आप कह सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि 66A को अभी तक आपने बेयर एक्ट में से हटाया नहीं है। जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है तब भी वो बेयर एक्ट में पड़ी रहती है, जब तक पार्लियामेंट उसे नहीं हटाता वहाँ से। तो इसीलिए पुलिस अभी भी लोगों को प्रोसिक्यूट कर रही है 66A में, और जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो इसको चला भी रहे हैं ट्रायल को।
तो ये जो है बहुत ही अजीब बात है कि जिस चीज़ को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ ने स्टक डाउन कर दिया है, उसके बाद भी आप उसी एक्ट के अंदर जो है लोगों को पनिश कर रहे हो या लोगों को पकड़ रहे हो। तो सभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं और होम सेक्रेटरीज जो हैं सभी स्टेट्स के, चाहे यूनियन टेरिटरीज हों, उन सभी को ये ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो एक ऑफिशियल ऑर्डर निकालें कि भाई कोई भी कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू 66A अगर आती है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है बेसिकली ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर 66A के अलावा या उसके साथ कोई और एक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं या कोई और सेक्शंस इन्वॉल्व हैं आईपीसी के या किसी और चीज़ के, तो वहाँ पे जो है आप पकड़ सकते हो, वो सारी कार्रवाई यूं की यूं रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि उनके ऑर्डर्स की आप कह सकते हो लेटर इन स्पिरिट में पालना नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके एक्ट के अंदर, बेयर एक्ट के अंदर वो चीज़ हमेशा पड़ी रहती है जब तक कि पार्लियामेंट उसे डिलीट ना कर दे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ का मिसयूज़ जो है वो अभी भी प्रेवलेंट हमारी सोसाइटी में दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्ड स्ट्रीम 2, जिसका मैप हम कई बार कर चुके हैं, जो रशिया से जर्मनी को कनेक्ट करती है और गैस पाइपलाइन पहुंचाती है। लेकिन यूक्रेन के साथ वॉर के कारण से जो है इसका काम जो था वो रुक गया था और बेसिकली गैस लेने से मना कर दिया था। सोचा तो ये गया था यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा कि हम जर्मनी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे तो रशिया की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे विंटर्स आ रही हैं और फ्यूल प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो इनको जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और इनका जो आप कह सकते हो पैंतरा है वो उल्टा पड़ रहा है। अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं तो जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 है वो बाल्टिक सी के अंदर पड़ती हैं। सी का नाम याद रखिएगा, बाल्टिक सी। एंड जो पुतिन है उन्होंने ये कहा था कि हम जो हैं अपनी पाइपलाइंस को रिपेयर कर रहे हैं और क्योंकि आपने देखा था वो डैमेज था, हमने शॉर्ट्स भी बनाए थे उसके ऊपर, डैमेज के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारी डैमेजेस हैं उसको हम जो है रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद वो वापस से जो है चालू हो जाएगी और उसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो 227.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। और अगर यूरोपियन यूनियन चाहता है तो हम जो है उसको ऑन कर सकते हैं और उनको जो है एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब ये सारा का सारा यूरोपियन यूनियन के ऊपर आ जाता है कि अब वो अपनी ईगो के अंदर लोगों को मरने देंगे या इन्फ्लेशन को बढ़ने देंगे या फिर वो यहाँ पे समझौता करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि दोबारा से एस्केलेट हो रही है सिचुएशन यूक्रेन वॉर की। एंड मिसाइल्स भी चलाए, जो रशिया है उसने मिसाइल्स वगैरह भी चला दिए और दूसरी तरफ जो है अमेरिका कहता है कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वे में आप कह सकते हो कुछ सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। उसके बाद G7 कंट्रीज़ का भी हमने देखा था, तो G7 कंट्रीज़ ने कहा कि हम रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, पर प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं वो ही आहत हो रहे हैं, लोगों का नुकसान जो है वो हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना है और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको भी लगा के रखना है, कि हम सैंक्शंस भी लगाएं और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी करें। इसके लिए उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि हम कैपिंग कर देंगे, कि हम प्राइसेस की कैपिंग कर देंगे कि इससे ज़्यादा हम आपको पर सपोज करो क्यूबिक लीटर है तो पर क्यूबिक टन या पर क्यूबिक लीटर में हम आपको इससे ज़्यादा जो है प्राइस नहीं देंगे। रशिया ने यहाँ पे मना कर दिया। रशिया कहता है कि हम तैयार हैं, हमने रिपेयर शुरू कर दिए हैं, हम तैयार हैं एनर्जी सप्लाई करने के लिए, लेकिन हम किसी भी तरह की कैपिंग को ऑनर नहीं करेंगे। हम जो है अपने प्राइसेस जो है मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से जो होंगे वही प्राइसेस लगाएंगे। और हमने देखा भी था कि ओपेक प्लस की भी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी रशिया बैठा था और उसमें भी रशिया ने ये कहा था कि हम ओपेक के साथ सहमत हैं, हम जो है प्रोडक्शन कम कर देंगे ताकि प्राइसेस जो है वो बढ़ सकें, डिमांड सप्लाई को प्ले करके पैसा कमा सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्ड स्ट्रीम 2, ठीक है, और मैप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारे MCQ के 73rd अमेंडमेंट पे। तो बिल्कुल सही बात है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कि ये पंचायती राज के लिए जो है वो बनाया गया था। तो 73rd और 74th दोनों ही चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जो थी वो बनाई गई थी। 74th की अगर हम बात करते हैं तो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ या अर्बन एरिया से रिलेटेड थी और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ बनाई गई थी। और 73rd क्योंकि रूरल एरिया से रिलेटेड थी तो इसके अंदर तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कोई होती नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी, ठीक है जी। 243 इसका आर्टिकल था और इसीलिए जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर स्टेट के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि पंचायती राज की इलेक्शंस को जो है वो चेक करेगा। साथ ही साथ अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस भी हैं वो भी इनके पास ही पावर जो है वो आती है, राइट।
एंड उसके बाद आ जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो अब इन लोगों का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बैठेगा, जो कि 5 साल का टेन्योर होगा जिसका, ठीक है। हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन जो है गवर्नर बनाएगा। फाइनेंस कमीशन की वही सारी ड्यूटीज़ होंगी जैसे कि स्टेट लेवल पे होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन, अप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, स्टेट और पंचायत के बीच में वो सारे का सारा काम जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से वो किया जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये 243 के अंदर है। तो सेकेंड एंड थर्ड आपका सी हो गया करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर्स। तो 243 के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है जी। और 243 ZA जो है वो आ जाता है आपका विद रिस्पेक्ट टू म्यूनिसपैलिटीज़, क्योंकि ZD से वो स्टार्ट होता है, तो ZD के अंदर आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़। 243 ZD तो है ये सारे 243 वाले। तो के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन मेंशन है। 243 इंपॉर्टेंट हो गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस। अब आ जाते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। तो मेंस के क्वेश्चन की बात करें तो असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती सिस्टम इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट्स व्हाट सोर्सेज ऑफ पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो अगेन आपका 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड है, इसमें आप 73rd अमेंडमेंट को भी लिख सकते हो, फिर पंचायती राज की इंपॉर्टेंस को भी बता सकते हो, और उसके बाद आप जो है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें बता सकते हो। सो यू कैन राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन और यू कैन सेंड इट ऑन टेलीग्राम। तो ये आप इन्फोग्राफिक देख सकते हो जो कि फ्लेक्स फ्यूल कार के बारे में बताता है, और इसके अंदर बेसिकली जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक फ्यूल फिल्टर भी है, साथ ही साथ आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है। तो बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर और फ्यूल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा GS3 इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर भी आएगा, साइज एंड टेक के अंदर भी आएगा और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के अंदर भी आएगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है उन्होंने टोयोटा की फर्स्ट फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको लॉन्च किया है, जो कि 100% पेट्रोल पे भी चल सकती है और 20 से 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग पे भी चल सकती है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर भी चल सकती है। तो अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो जैसे हाइब्रिड कार्स का काफ़ी चलन देखने को मिल रहा है। सियाज इंडिया के अंदर हाइब्रिड काफ़ी टाइम तक रही, लेकिन उसके बाद अब होंडा सिटी हाइब्रिड बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो हाइब्रिड कार्स महंगी बहुत हैं। तो आपका होंडा सिटी का जितने में आपका टॉप मॉडल मिल जाता है, आपको हाइब्रिड के लिए 2 4 5 लाख ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। तो बंदा सोचता है यार फिर मैं क्यों ही खर्च करूँ, क्योंकि एवरेज के अंदर उतना फ़र्क आता नहीं। तो वो 5 लाख या 4 लाख का डिफरेंस पूरा करने के लिए पता नहीं आपको कितने किलोमीटर फालतू गाड़ी चलानी पड़े। तो एक आम मिडिल क्लास नॉर्मल आदमी के लिए तो वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हाइब्रिड कार बेसिकली करती क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब कि जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो जो आपका मोमेंटम होता है कार का, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको वापस से बैटरी के अंदर भेज देती है, जिससे कि आपको एक इलेक्ट्रिक मोड पे वो शिफ्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग जाती है। तो आपकी एवरेज के अंदर 2 5 10 जो भी कंपनी एडवर्टाइज करती है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर ड्राइविंग, उन सब चीज़ों के हिसाब से वो ऐड हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको मेजर इफेक्ट नहीं आता। तो इसीलिए टोयोटा एक नई तरह की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था, जिसको वो फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल कहता है, जिसके अंदर एक इंटरनल कंबशन इंजन तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, लेकिन वो मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल्स पे या मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स के ऊपर चल सकती है। मतलब कि अगर आपके पास आज पेट्रोल गाड़ी है तो वो या तो पेट्रोल पे ही चलेगी या डीजल पे ही चलेगी। लेकिन जो आपका फ्लेक्सी फ्यूल होगा वो आपकी दोनों तरह की फ्यूल्स के ऊपर भी चल सकता है, मिक्सचर के ऊपर भी चल सकता है, जैसे कि एथनॉल ब्लेंडिंग या मेथनॉल ब्लेंडिंग अगर हो रही है तो। इसके अलावा अगर उसके अंदर आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो वो हाइब्रिड ब्रेकिंग के थ्रू रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर सकता है। और अगर कोई ऐसी टेरेन है वहाँ पे वो 100% भी जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी पे चल सकता है, जैसे कि स्कोडा। तो स्कोडा ने यूरोप के अंदर एक कार निकाली थी सुपर्ब का ही। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा।
और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।